हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में ये वाला हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, क्योंकि आप इसमें गड़बड़ करने के बहुत ज़्यादा चांस है। ये मॉलिक्यूल आपके पास है 1 2 3 4 5 5 आपके पास मॉलिक्यूल है ना। ये मैंने ऐसा पढ़ा, मुझे थोड़ी सर्दी लग रही, ठीक है। तो 5 मॉलिक्यूल हैं, इनके अंदर से आपको बताना है कि एसिडिक करैक्टर किसके ज़्यादा है किसके कम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ जो आप आंसर लगा के आओगे, ठीक है। आंसर कैसे देखते हैं कि जब भी एसिडिक करैक्टर देखनी हो तो H पॉजिटिव रिलीज करा के देखो क्या बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी आपको देखनी होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद बनेगा एसीटेट एनाइन, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद बनेगा ये वाला साइक्लोहेक्साइलमीन, ये। यहाँ पे H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद बनेगा मिथोक्साइड एनाइन, MEO नेगेटिव। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, MEO नेगेटिव। यहाँ पे H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद बनेगा HO नेगेटिव। यहाँ पे H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद बनेगा बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर O नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ें H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद बनेंगी। आई होप क्लियर दिख रहा होगा। ओके, मुझे क्लियर दिख रहा है, वीडियो में पता नहीं आपको कैसा दिखेगा बाद में। तो अब ये बन गए हैं H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद, ये एसिड है, ठीक है। और ये जो बन गए H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद, इसको बोला जाता है कंजुगेट बेस। तो आपको क्या करना होता है कि H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद एसिड से जो बनता है उसको बोला जाता है कंजुगेट बेस। आपको देखनी है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। जो एसिडिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस की, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस के। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बस आपको स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस देखनी है, जो जितना ज़्यादा स्टेबल उसका एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो देखो अब कैसे देखोगे, यहाँ पे कौन कौन से इफेक्ट लगेंगे। यहाँ पे रेजोनेंस लगेगा, ठीक है। कैसा रेजोनेंस लगेगा? -R इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इस साइड डीलोकलाइज हो जाएगा चार्ज। अच्छा, यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे +I लिखेगा। किसका +I लगेगा? मिथाइल ग्रुप का लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे +I लगेगा। किसका +I लगेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन का लगेगा। उसके बाद यहाँ पे -R इफेक्ट लगेगा। किसका -R इफेक्ट लगेगा? बेंजीन का, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होता है किसी भी स्ट्रक्चर पे, एनाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो देखो सबसे पहले तो माइनस इफेक्ट कहाँ कहाँ पे, आप ये देखो माइनस इफेक्ट सबसे ज़्यादा है एक तो फिनोल वाले में और एक एसीटेट एनाइन में। लेकिन फिनोल में जब रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आएगा। यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, वो लास्ट वाला कम स्टेबल होगा। क्लियर है? उसके बाद इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो इन दोनों में से देखो, यहाँ पे +I मिथाइल का, यहाँ पे +I हाइड्रोजन का है। +I मिथाइल का ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन का कम होता है। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। और ये वाला इन दोनों से भी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे माइनस इफेक्ट है। और उस लास्ट वाले से ज़्यादा स्टेबल ये वाला है। अब पहले वाले का देखना है इसमें से और इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो आप ये पढ़ते हो जीओसी में कि जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होती है सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो आप आंसर क्या लगा के आओगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है बी वाला, क्योंकि कोई चार्ज नहीं बन रहा लास्ट में। तो बी वाले की एसिडिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आप लगाओगे ए वाला, उसके बाद आप लगाओगे ई वाला, फिर आप लगाओगे डी वाला, और फिर आप लगाओगे सी वाला। कुछ बच्चे नॉर्मली डायरेक्ट भी कर देते हैं कि देखो भाई ये तो हमने पढ़ा ही है कि फिनोल जो है ज़्यादा एसिडिक होते हैं वाटर से, तो फिनोल यानी ई वाला आगे आएगा डी से। और अल्कोहल वीक एसिड होते हैं वाटर से, तो सी वाला पीछे आएगा डी से। तो तीन तो ये ट्रेंड बन गया। बी और ए का देखना, तो आप ये सोच लोगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहेगा, जल्दी टूटेगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा पहले वाले से। तो ये ऑर्डर आप किसी न किसी तरह से लगा दोगे और आपका उत्तर हो जाएगा गलत, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ करेक्ट ऑर्डर क्या है, ध्यान से देखना। ये आप जो आंसर लगा के आओगे वो है, और जो करेक्ट आंसर है वो देख लो अभी, ठीक है।
ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, देखो। ओके, इसका करेक्ट आंसर ये है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा पहले वाला ए, उसके बाद एसिडिक होगा ई वाला, ठीक है, उसके बाद एसिडिक होगा बी वाला, उसके बाद एसिडिक होगा सी वाला, और उसके बाद एसिडिक होगा डी वाला। थोड़ा सा अलग लग रहा है ना? एक सेकेंड, ओके, थोड़ा सा अलग लग रहा है। ओके, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो देखो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है पीके। देखो इसकी पीके होती है 4.8, इसकी पीके होती है 10.7, इसकी पीके होती है 10.5, ठीक है। और मिथेनॉल और वाटर में पीके जो है वो मिथेनॉल की ज़्यादा होती है। मिथेनॉल के होते हैं 15.5, सॉरी कम होती है, और इसके होते हैं 15.7, ठीक है। तो ध्यान से देखो पीके, आई होप आपको नज़र आ रही होगी। 4.8, यस, यहाँ पे नज़र आ रही है, ध्यान से देख लेना। उसके बाद आपने ये पढ़ा है कि जो एसिडिटी होती है वो पीके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जितनी कम पीके की वैल्यू होगी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो पीके वैल्यू के बेस पे ही एक्चुअल एसिडिटी देखी जाती है। जो आपने पढ़ रखा है चार्ज वाला कॉन्सेप्ट, वो सब एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए, पर वो पत्थर की लकीर नहीं है। एक्चुअल में जो एसिडिटी देखी जाएगी वो पीके वैल्यू से देखी जाएगी। पर वो जो रूल बना रखे हैं ना, उनसे बहुत बार मैक्सिमम केस में करेक्ट आंसर आता है, इसलिए हम वो रूल यूज कर लेते हैं। लेकिन असल में आपको ध्यान रखना है कि पीके वैल्यू क्या है। इसके लिए कुछ नहीं ध्यान रखना आपको। देखो जनरली आपको ये पता है एसिडिटी ऑर्डर, एल्कोहल्स और वाटर का मैं बता देता हूँ, ठीक है। एल्कोहल्स में अगर मिथेनॉल है तो मिथेनॉल का वाटर से ज़्यादा होगा, बाकी जितने भी एल्कोहल्स हैं उन सभी का वाटर से कम होगा, और फिनोल का मिथेनॉल से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। फिनोल का जो RNH3 पॉजिटिव वाले ग्रुप हैं उनसे भी ज़्यादा फिनोल का होगा, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। अब यहाँ से कुछ और भी बनाया जा सकता है। देखो पीके का मैंने ट्रेंड बता दिया आपको नॉर्मल, आपको पीके ध्यान ना रहे तो कोई बात नहीं तो पीके मैं आपको अभी दिखा दूंगा कौन कौन सी याद रखनी है। बट ये आपको ट्रेंड याद रख सकते हैं कि अल्कोहल्स में अगर मिथेनॉल है तो वाटर से ज़्यादा एसिडिक होगा, और अगर कोई और अल्कोहल है तो वाटर से वीक एसिड होगा। उसके बाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा RNH3 पॉजिटिव, यानी एल्काइल अमोनियम जितने भी आयन है वो ज़्यादा होंगे। उसके बाद फिनोल, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे CF3 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे मान लो फिनाइल की जगह कोई और ग्रुप लगा दिया, तो ऑब्वियसली आप इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कंपेयर कर पाओगे एसिडिक नेचर, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। पर कहने का मीनिंग ये था कि अगर आप एसिडिक करैक्टर देखते भी हो तो एसिडिक करैक्टर के साथ साथ है जो नॉर्मल आप रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट GOC के रूल लगाते हो ना, उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको pKa का आइडिया भी होना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो pKa के बेस पे आंसर दिया जाएगा वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के ऊपर बेस्ड होगा, वो करेक्ट आंसर होगा, और जो आप रूल लगाओगे कॉन्सेप्ट लगाओगे उनसे कई बार रॉन्ग आंसर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो जस्ट थ्योरेटिकल बातें हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें ये हैं, ये आपको थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ 16-17 pKa वैल्यू होती है, वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी pKa वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, ये आई थिंक आपको दिखाई दे रही हूँ, मे बी एक सेकेंड रुको। ओके, ये कुछ pKa वैल्यू हैं, देखो ये आप पोज करके इनको लिख लेना और इनको याद कर लेना, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फोनिक एसिड और से लेके ये मीथेन तक कुछ pKa वैल्यू है, इनको याद कर लेना, रट्टा मार लेना, थोड़ा सा आइडिया आपको इनसे जरूर लग जाएगा, ठीक है। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन एंड तब तक के लिए बाय बाय।